नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आई हूं, जिसमें मैंने जीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सारे कवर किए हुए हैं। इस सीरीज़ मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हुए हैं वह सभी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, जो कि उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा पूछे हुए हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखें, जिससे आपको परीक्षा में मदद मिल सके। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है। यदि आपने इससे पहले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रखा है अदर वीडियोस का, मैंने प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाके वो वीडियोस सारे देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल यदि आप ज्वाइन करते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसमें मैं कई सारे क्वेश्चंस भी डालती रहती हूँ। उसके साथ साथ मैं कई सारी नॉलेज जो है उससे रिलेटेड, में पीसीएस से रिलेटेड या अदर जो भी कोई एग्ज़ाम्स का रिजल्ट निकलता है या कोई भी अपडेट रहती है, मैं वो भी वहाँ पे इन्फॉर्म देती रहती हूँ। तो आप जाके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करनी है। कुछ पौधे दिए हुए हैं एक साइड में और उनसे रिलेटेड रोग दिए हुए हैं। तो कौन सा पौधा जो है वह किस रोग में लाभकारी है। जैसे इसमें यहाँ पे ब्राह्मी दिया हुआ, सदाबहार दिया हुआ, पुदीना दिया हुआ, तुलसी दिया हुआ, ये चारों ही पौधों के नाम आपने सुन रखे होंगे। तो इसमें आप लोगों ने आपके घर में ही कभी आपने सुना होगा, घर में ही जो माताएं बहनें होती हैं वो सब बातें करती हैं कि ये वाला अगर आप पौधा खाते हैं या इस पौधे का यदि आप उपयोग करते हैं तो इससे आपको इस रोग में लाभ मिलता है। तो इसी तरह से यदि आप सदाबहार वाला पौधा है, सदाबहार वाले पौधे से मधुमेह रोगी जो होते हैं उनको इससे लाभ मिलता है, उससे मतलब मधुमेह में कमी आती है। और पुदीना जो है, आप लोगों ने जैसे पुदीना जो एक लिक्विड आता है, उससे आपने देखा होगा कि वह गैस से या एसिडिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको रिलीफ देता है। तो पुदीना जो है हमारा वातहार से संबंधित हो जाएगा। इसी तरह से जो तुलसी है वह एक कफ, जो भी जितनी भी कफ सिरप होती हैं उसमें तुलसी का उपयोग होता है, तो वह आपका कफ के लिए होगा। और मस्तिष्क का जो टॉनिक है वह आपका ब्राह्मी के लिए होगा। ये चारों ही पौधे इस तरह से मैच हो जाएंगे। अब देखिए इसका जो है वह कोड कौन सा सही है। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह मैच हो जाता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। अब ब्राह्मी का पौधा मस्तिष्क के टॉनिक में उपयोगी है, सदाबहार मधुमेह दूर करने के लिए, और पुदीना वातहार जो कि पेट की गैस दूर करता है, और तुलसी कफोत्सारक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिक नहीं है। ए लॉगिन, बी मॉडेम, सी पासवर्ड या डी पिनाका। अब ये आप जो परिभाषिक मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी में कौन सी आपकी लैंग्वेज का उपयोग नहीं होता है, इनका ये पूछने का अर्थ आता है। तो आपने मॉडेम का भी सुना होगा कि, और लॉगिन भी सुना होगा। यदि आप कोई भी आईडी या किसी का भी लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको लॉगिन आता है, देन फिर पासवर्ड आता है। ठीक है, ये दोनों ही साथ में आते हैं। इसके साथ आपने पिनाका नहीं सुना होगा, क्योंकि पिनाका जो है वह आपका प्रौद्योगिकी से संबंधित या आईटी क्षेत्र से संबंधित भाषा नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। लॉगिन, मॉडेम तथा पासवर्ड का संबंध सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर से है, जबकि पिनाका एक लघु रूप से मिसाइल है। मॉडेम एक ऐसी युक्ति है जो इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने हेतु लगाई जाती है। इसका कार्य होता है मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन। किसी सूचना को प्राप्त करने हेतु लॉगिन का उपयोग किया जाता है। पासवर्ड एक प्रकार से सुरक्षा कोड है जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार सेट करता है। पिनाका भारत द्वारा विकसित मल्टी रॉकेट लॉन्चर है। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा कि जो पिनाका दिया होता यह क्या है, ये एक मल्टी रॉकेट लॉन्चर है। अगला प्रश्न है 54, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। आप देखिए, इनका ये कहने का अर्थ है कि अंतरिक्ष में जब आप जैसे एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं तो उनके खाने में ऐसी क्या चीज़ यूज़ होती है। जैसे वहाँ पर तो वो लोग कई महीनों तक रहते हैं, तो वहाँ कैसे खाते होंगे, या वहाँ पे जो भी खाना यहाँ से लेके जाते हैं, जो भी उनका खान पान है वो कैसे सुरक्षित रहता होगा। ठीक है, तो इसमें क्या मिला रहता है, कौन सा केमिकल, नॉस्टॉक, क्लोरेला, यूथ्रेसिक्स या फिर स्पायरोगायरा। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा केमिकल है जो उनके खाने में यूज़ होता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, क्लोरेला, इसका उपयोग किया जाता है। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। अंतरिक्ष उड़ान में अंतरिक्ष यात्री खाद्य पदार्थ के रूप में क्लोरेला का उपयोग करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपना भोजन
पेस्ट के रूप में निगलते हैं, क्योंकि कोई भी पेय पदार्थ ट्यूब के माध्यम से ग्रहण करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शक्ति शून्य हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा वहाँ पे जब गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है तो आपने देखा कोई भी चीज़ है वो आसमान में घूमती रहती है, मतलब वो उसका कोई स्थायी जगह नहीं होती। यदि आप या आपने कभी एस्ट्रोनॉट वाली कोई भी वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे उनको भी देखा होगा, वो लोग आपको उड़ते हुए दिखेंगे, कि वहाँ पे अपने जो केबिन है, केबिन में वहाँ आपको उड़ते होते। इसीलिए वो जो भी कुछ खाते हैं वो सब ट्यूब के माध्यम से खाते हैं, वो पेस्ट के रूप में खाते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ रोटी खा रहे हैं, वहाँ चावल खा रहे हैं, इस तरह से नहीं खाना खाते हैं। तो वो जो खाद्य पदार्थ उनका क्लोरेला यूज़ होता है उसमें। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न है चंद्रमा का क्रोड। अब क्या डिफरेंस है दोनों के, पृथ्वी के क्रोड में और चंद्रमा के क्रोड में, वही डिफरेंस पूछा है। ए प्लाज्मा, बी बाष्पशील गैस, सी श्यान द्रव या फिर डी ठोस। अब यदि आप जियोग्राफी का पहला चैप्टर ही पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया कि चंद्रमा और पृथ्वी का जो क्रोड है दोनों में बस इतनी सी भिन्नता है कि वह ठोस की, चंद्रमा और पृथ्वी में बस ठोस की भिन्नता रहती है। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न है चंद्रमा का क्रोड। अब देखिए चंद्रमा का क्रोड जो होता है वह ठोस होता है और पृथ्वी का क्रोड जो है ना इसकी अपेक्षा ठोस नहीं होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र और सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। ये चीज़ आप ये लाइन याद कर लीजिएगा कि यह 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से मानी जाती है। चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 ईस्वी में अपोलो 2 ये मिशन भेजा गया था। मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान उतारा गया था। चंद्रमा भूकंपीय दृष्टि से निष्क्रिय है, वहाँ पे कोई भूकंप नहीं आता है। इसका मेंटल ठोस तथा दृढ़ है और चंद्रमा पर पृथ्वी सादृश वायुमंडल नहीं है। आपने देखा होगा हाफ ही पार्ट दिखता है उसका और आधा छिप जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं क्रमशः कौन सी हैं? ए जिंक तथा मैग्नीशियम, बी मैग्नीशियम तथा आयरन, सी मैग्नीशियम तथा पोटेशियम, डी कोबाल्ट तथा आयरन। तो यदि आप इस प्रश्न को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। वह हीमोग्लोबिन भी इसमें लिखा हो, क्लोरोफिल भी लिखा हुआ। तो देखिए हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है पदार्थ, आयरन मिलता है, ठीक है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम तथा आयरन वाला, ये दोनों ही उपस्थित धातुएं होती हैं क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं मैग्नीशियम तथा आयरन है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है, जबकि हीमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा का निर्धारित होता है। अब देखिए ये लाइन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसका क्या उपयोग है बॉडी में, तो वह आयरन के रक्त में जो है ऑक्सीजन की मात्रा का निर्धारक है कि बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसकी कितना रहना चाहिए, लेवल क्या रहना चाहिए। और इसके साथ साथ एक क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, ये तीनों रंग आप याद कर लीजिए, बैंगनी, नीला और लाल रंग, इन तीनों को ही ग्रहण करते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछता है और इसमें इन तीनों में से कोई और ऑप्शन दे देगा आपको, जैसे कि पीला दे देगा या फिर हरा दे देगा, तो इससे आपका प्रश्न गलत होने की संभावना बन जाती है। तो इसलिए आप तीनों ही रंग याद कर लीजिएगा, बैंगनी, नीला और लाल। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा चीता अभयारण्य स्थल कहाँ पर है? ए कार्बेट, बी सुंदरवन, सी नंदनकानन या डी नागार्जुन। अब ये चारों के नाम दिए हैं, तो भारत में सबसे बड़ा चीता अभयारण्य जो है उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखल के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973, बहुत बार प्रोजेक्ट पूछा गया परीक्षाओं में, ये रट लीजिए आप, ये ईयर नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ये भी याद कर लीजिए कि यह प्रारंभ किसने किया था, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और कार्यक्रम प्रारंभ में सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सांखला है वह टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है वह नागार्जुन सागर श्री सैलम, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो देश के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा यदि पूछा जाए तो वह नागार्जुन सागर है। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायिकाओं में सम्मिलित थे? एक तानसेन, दूसरा हरिदास, तीसरे सूरदास या चौथे
विलास खां। तो नीचे दिए हुए जो कूट हैं उसके अनुसार आप अपना उत्तर का चयन करें। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 3 या फिर डी सभी चारों। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अकबर के यहाँ नवरत्न पाए जाते थे। उन नवरत्नों में से भी कुछ गायक थे जो कि ध्रुपद गायक थे। तो उन ध्रुपद गायक का ही नाम पूछा है। तो ध्रुपद गायक में तानसेन का नाम आप सभी लोगों को पता ही होगा कि तानसेन तो थे, उनके साथ साथ हरिदास भी थे और सूरदास भी थे। इन तीनों का नाम ही जो है वह अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। तानसेन, हरिदास और सूरदास, इन तीनों का ही नाम आप याद कर लीजिएगा, बिलास खान नहीं थे। फ्रेंड्स, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सीक्वेंस वाइज नहीं लगे हैं कि कभी 71 आ रहा है, इससे पहले 56 या 57 इस तरह से। तो मैंने जो ये सीक्वेंस है मैंने इसलिए नहीं लिया हुआ है क्योंकि जो बीच में क्वेश्चन मुझे अननेसेसरी लग रहे थे, जो आप लोगों को नहीं लग रहा था कि हाँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने उनको स्किप कर दिया है और उसके अलावा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न है, ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं ही पढ़ देती हूँ। अकबर के शासनकाल में नवरत्न उसके राज्य को सुशोभित करते थे। अकबर संगीत को बहुत महत्व देता था। उसके शासनकाल में ध्रुपद गायक में तानसेन, हरिदास, सूरदास, बैजू बावरा और गोपाल, ये 5 लोग थे जो सम्मिलित थे। अकबर ने संगीतज्ञों को राजश्रय प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? ए तेलंगाना में, बी मालाबार में, सी मराठवाड़ में या फिर डी विदर्भ में। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा। सबसे पहली बात तो ये जो मोपला विद्रोह का जो ईयर है ये आप याद कर लीजिए क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इसको मैचिंग में पूछ लेते हैं कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। 1921 में हुआ था और यह जो है ये मालाबार के तट के किनारे होता है क्योंकि ये मेनली कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था और जो केरल ये वाला साइड है वह क्या है, मालाबार तट है। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। इसकी डिटेल है, 8वीं एवं 9वीं शताब्दी में अरब मूल के कुछ लोग केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में आकर बस गए थे। इन्हें मोपला की संज्ञा प्रदान की गई थी। ये लोग मुसलमान कृषक थे। 1921 में मोपलाओं ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का समर्थन गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शौकत अली आदि ने किया था। कई बार प्रश्न पूछा गया था कौन सा ऐसा विद्रोह है जिसको गांधी जी ने सपोर्ट किया था, तो वह मोपला ही विद्रोह है क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शौकत अली का नाम तो याद रहता है लोगों को, लेकिन इनका नाम नहीं याद रहता है। तो गांधी जी ने मोपला विद्रोह को सपोर्ट किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर साइड कुछ लेखक दिए हुए हैं और इधर पुस्तक दी हुई, तो लेखक को पुस्तकों से मैच करना है। ए राजेंद्र प्रसाद, नेशन इन मेकिंग, बी दिलीप मुखर्जी, इंडिया डिवाइडेड या सी एस.एन. बनर्जी, माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रुथ या डी महात्मा गांधी और टेररिस्ट। अब देखिए इसमें से 2-3 तो आपको नाम जो है वो पढ़ के ही समझ में आ गए होंगे कि किसका कौन सी बुक है। अब जैसे कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है यह बुक आप सभी लोगों को पता होगी, यह किसकी, गांधी जी की है। अब डी से 3 यदि आप मैच करते हो तो देखिए 3 में मिलता है, यानी कि डी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आपका ए बी सी इन तीनों में से ही आपका आंसर है। इसके बाद यदि आप दूसरा ऑप्शन मैच करते हैं राजेंद्र प्रसाद को, तो यह आपका इंडिया डिवाइडेड के से मैच हो जाएगा। तो ए का 2 देखिए, ए का 2 आपका ऑप्शन नंबर जो है वह सी में मैच होता है, बाकी दोनों में नहीं है। तो आपके इन 2 से ही आपका आंसर मिल जाता है। और बी का 4 हो जाता है, दिलीप मुखर्जी का टेररिस्ट है और एस.एन. बनर्जी का नेशन इन मेकिंग पुस्तक है। तो आपके सभी मैच हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए डिटेल आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। 1 जजिया कर की समाप्ति, दूसरा है इबादत खाना का निर्माण, तीसरा है मजहर पर हस्ताक्षर या चौथा है दीन इलाही की स्थापना। अब ये चारों ही बहुत महत्वपूर्ण कार्य माने जाते हैं अकबर के और इन चारों की घटनाक्रम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इनमें से किसी 1 या 2 का भी याद होगा तो आप थोड़ा आइडिया लगा लेंगे कि हाँ इससे पहले ये काम हुआ था या बाद में कार्य हुआ था ये। तो ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न अभी आया हुआ कि जजिया की समाप्ति कब हुई थी, तो
1564 में जजिया कर की समाप्ति हुई थी। ये जूनियर एडेड की परीक्षा हुई थी इस बार 2021 की, उसमें ये एज इट इज़ प्रश्न पूछा था और ये ईयर एज इट इज़ दिया हुआ था। तो 1564 में जजिया कर की समाप्ति हुई थी। इसके बाद ही इबादत खाने का निर्माण हुआ था, फिर मजहर पर हस्ताक्षर और चौथे पे दीन-ए इलाही हुई थी। तो चारों ही हैं वे सीक्वेंस से लगे हुए हैं। तो आपका पहला जो उत्तर है 1 2 3 4 वह हो जाता है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अकबर ने अनेक महान काम किए थे जिनका क्रम निम्नवत है। अकबर 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था ये इनका, कई बार पूछा हुआ है। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने 1575 ईस्वी में किया था और मजहर पर हस्ताक्षर 1579 में किए थे या 1579 में। और दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना वह 1581 में हुई थी। ये भी कई बार पूछा हुआ कि दीन-ए इलाही की स्थापना कब की गई थी, तो 1581 में। और ये अकबर का जो जजिया कर है ये कई बार पूछा, इसको आप याद कर लीजिएगा, 1564 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी है? ए पतंजलि ने, बी भट्टोजी दीक्षित ने, सी पाणिनि ने या डी कात्यायन ने। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और संस्कृत की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। कहा जाता है संस्कृत की जो यदि आपको पढ़ना है शुरुआत होती है तो वह आपकी अष्टाध्यायी पुस्तक से ही होती है। तो यह पुस्तक आपकी पाणिनि ने लिखी थी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक का रचना की थी। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक महर्षि पाणिनि है। पाणिनि एक व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी से मौर्य काल के पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि यदि आप संस्कृत या व्याकरण पढ़ते हैं तो सबसे आपको पहली पुस्तक जो पढ़नी होगी वह आपको अष्टाध्यायी पढ़नी होगी। और अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि है। बहुत पूछा गया है इस प्रश्न को। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैं इतने क्वेश्चन आप लोगों के लेकर आई थी। आप सभी लोग बताइएगा ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं इस तरह के आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लाती रहूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।